आई वुड हाईली रिक्वेस्ट कि ओपन माइंड के साथ इस टॉपिक को आपने अंडरस्टैंड करना है। तो लेट्स बिगिन जी। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम ये टर्म यूज कर रहे हैं नंबर वन पे कि व्हाट इज एग्जैक्टली द जियोपॉलिटिकल टर्न अराउंड। जियोपॉलिटिकल टर्न अराउंड से मुराद ये है कि पाकिस्तान का रीजनल और ग्लोबल अफेयर्स के अंदर अपनी स्ट्रेटेजिक जो रेलेवेंस है जी, उसको दोबारा से अक्वायर करना। पाकिस्तान का ग्लोबल, रीजनल और ग्लोबल जो पावर्स हैं जी, उनके साथ अपनी सिग्निफिकेंस और अपनी रेलिवेंस और अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसको रिवाइव करना, उस रेलिवेंस को दोबारा से गेन करना। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि ये सारा कुछ जो है ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ है मई 2025 में। और मई 2025 में पाकिस्तान जो है 4 डेज इंटेंसिव क्लैश, उसमें पाकिस्तान एंड इंडिया वर इंगेज्ड। और उसके अंदर फिर पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन थी टू द इंडियन ऑफेंसिव, उस रिटेलिएशन की नेचर इस तरह की है कि उसको एक ग्लोबल जो है वो कह लें रिस्पेक्ट, उसको एक ग्लोबल रिकग्निशन वो मिली है। और उसके बाद पाकिस्तान जो है दिन ब दिन इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, पाकिस्तान ने उनके साथ अपना जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है वो हासिल की है। मल्टीपल ग्लोबल इश्यूज के अंदर पाकिस्तान जो है वो रेलिवेंट हुआ है। अब सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि मई 2025 को जो हुआ उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसको हमें किस तरह से समझना चाहिए, किस तरह से उसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले मई 25 जो है वो हमें बताता है कि इंडिया जो है वो इन रिस्पॉन्स ऑफ द पहलगाम अटैक, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस और कोऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशंस, इंडिया जो है उसने उसकी बजाय चूज किया पाकिस्तान के अंदर डीप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। डीप प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, और ये स्ट्राइक्स इतनी डेंजरस थी कि इंडिया को इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो क्रॉस करते हुए भी ये समझ नहीं आई कि एक्चुअली में वो क्या कर रहे हैं, कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी। क्योंकि उसकी वजह है, इसके पीछे आपको थोड़ा टाइमलाइन भी याद रखनी पड़ेगी कि जब से दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर हुए हैं उसके बाद से लेके आज तक, इवन 2019 में आपको पता होगा बालाकोट के अंदर भी एयर स्ट्राइक्स हुई। लेकिन यहां रेफरेंस आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द चीफ ऑफ द स्टाफ जो आर्म्ड फोर्सेस है पाकिस्तान के, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने ये पॉइंट उस वक्त हाईलाइट किया, बाद में लोगों ने भी किया, फिर उनकी तरफ से कंफर्मेशन भी आई कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जहां वर्किंग बाउंड्री भी क्रॉस हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल भी क्रॉस हुई है,
इंटरनेशनल बॉर्डर भी क्रॉस हुए और सिटीज एंड सिविलियंस भी टारगेट हुए हैं। तो इसका मतलब है कि पहलगाम जो है उसके प्रीटेक्स्ट में इंडिया ने जो स्ट्रेटजी बनाई वो ये थी कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे एंड वी विल डू द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स। ओके, ये थे कुछ फैक्ट्स। अब आ जाए कि इंडिया ने इस सारे सीन को कैसे फ्रेम किया। तो इसकी आप हेडिंग बना सकते हो इंडियन फ्रेमिंग, कि इंडिया के लिए ये सारा कुछ किस तरह से है। इंडियन फ्रेमिंग, तो इंडियन जो फ्रेमिंग है इसकी वो है, इसके लिए ये आपने वर्ड यूज करना है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल, क्योंकि 2019 और अब 2025, तो इस ट्रेंड से और पैटर्न से पता लगता है कि इंडिया जो है वो दुनिया को ये बताना चाह रहा है या पाकिस्तान को ये बताना चाह रहा है कि भाई हमारे पास एबिलिटी है टू पनिश द पाकिस्तान बिलो द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड। यानी कि लाजमी नहीं है कि हम इंडिया पाकिस्तान को ये धमकी देंगे कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर मार देंगे, लेकिन उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड से नीचे रहते हुए प्री एम्प्टिव, ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं ना ये आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए, फिर आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, आप लोग लेमैन्स लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, टर्मिनोलॉजीज और ये जो आईआर और करंट अफेयर की लैंग्वेज होती है आप इसी में बात करेंगे। एनी हाउ, तो इंडिया ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है 19 में भी करके और अब 25 में भी करके तो अपनी तरफ से एक न्यू नॉर्मल सेट करने की कोशिश की कि भाई जब भी हमें पाकिस्तान से कोई मसला होगा तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं और हमारे पास ये एबिलिटी है। दूसरा जो एजेंडा इंडिया की फ्रेमिंग में आपने याद रखना है, उन्होंने इस चीज से ये प्रूव करने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो इन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स के थ्रू डेटरेंस क्रिएट कर सकता है अगेंस्ट टेररिज्म। क्योंकि बहुत ज्यादा आपको हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक फिक्रा भी नोट कर दें कि जनाब इंडिया जो है उसके लिए वो पाकिस्तान के ऊपर हिस्टोरिकली भी जो टेररिज्म है उसको लेके उसका एक मौकफ रहा है। अब अगली बात करते हैं कि पाकिस्तान, ये तो हो गया ना इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू। अब पाकिस्तान जो है वो इस सारे इशू को कैसे फ्रेम करता है। ओके, व्हाट इज पाकिस्तान फ्रेमिंग, हमारे लिए ये किस तरह से ऑपरेट करेगा। तो इसमें जी सबसे पहले पाकिस्तान के लिए ये न्यू नॉर्मल नहीं है, पाकिस्तान ने इसको डिक्लेयर किया है न्यू अबनॉर्मल। न्यू अबनॉर्मल, उसकी वजह यह है कि अगर आप पहलगाम जैसे वाकयात जो हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप पाकिस्तान का जो मौकफ है उसको भी नहीं लेंगे, उसके ऊपर आप पाकिस्तान जो है उसको उसकी बात ही नहीं सुनेंगे, या इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है या जो इंटरनेशनल कोई रूल्स या स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी फॉलो नहीं करेंगे, तो इसका मतलब है कि फिर तो कोई भी नॉन स्टेट एक्टर जो है वो आएगा, वो आके इस तरह का कोई भी हमला करेगा और इसका मतलब है कि अगले ही दिन आप पाकिस्तान पे क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान ने इसको ये लिंक किया है कि आपने ये जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं, आपने वर्किंग बाउंड्री एलओसी क्रॉस की है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया है, आपने सिटीज और सिविलियंस को टारगेट किया है, तो इसका मतलब ये है कि यू आर प्लेइंग विद द फायर। दिस इज नॉट न्यू नॉर्मल, दिस इज न्यू अब नॉर्मल। ओके, अब जी समझते हैं कि इंडिया का ये जो न्यू अब नॉर्मल है ये क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक डेफिनेशन दे रहा हूं, ये आप नोट कर लें कि इंडियाज न्यू अबनॉर्मल क्या है, यानी कि सारे पहलगाम वाकये में प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में अबनॉर्मेलिटी क्या है। अबनॉर्मेलिटी ये है, लिख लीजिएगा, इट इज इंडियाज अटेम्प्ट, इट इज इंडियाज अटेम्प्ट, इट इज इंडियाज अटेम्प्ट टू इंस्टीट्यूशनलाइज, टू इंस्टीट्यूशनलाइज यूनिलैटरल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स, जी यूनिलैटरल प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स एज अ रूटीन रिस्पॉन्स, एज अ रूटीन रिस्पॉन्स। और अब एक हेडिंग छोटी सी आप बना सकते हो कि इंडिया ने इसकी लॉजिक क्या क्रिएट की है, कि भाई अब हम जब भी मसला होगा हम आएंगे
हम आपकी सोवरेनिटी को वायलेट करेंगे, बॉर्डर्स के अंदर आएंगे, और जहां हमें प्रॉब्लम होगी वहां हम अटैक करके चले जाएंगे। लॉजिक ये इंडिया ने दी कि भाई ये हमारी कामयाबी है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किए बगैर कन्वेंशनल रिटेलिएशन के थ्रू पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं उनको हमने हिट किया है। ये उनकी लॉजिक है। और दूसरा, इंडिया ने ये असर्ट करने की कोशिश की कि इंडिया जो है वो कैन एक्ट एज अ जज, एज अ ज्यूरी और एज अ एग्जीक्यूशनर, यानी कि वही डिसाइड करेगा कि ये हमला किसने किया और वो उसकी सजा भी देगा। और वो सजा, मैं वर्ड बोल चुका हूं पहले कि वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है ये उनके लिए एक क्या है, पनिशमेंट है। ओके। लेकिन अगर हम इंडिया की इस लॉजिक को बिल्कुल ऐसे ही समझें तो फिर इस लॉजिक के साथ कुछ रिस्क्स भी क्या हैं, इन्वॉल्व है। तो ये अलग से आप हेडिंग बना लें कि इस पॉलिसी के तहत व्हाट आर द रिस्क्स इन्वॉल्व इन इट। तो पहला जो रिस्क है वो है कि ये इस तरह की अगर पॉलिसी इंडिया लेके चलेगा तो फिर प्रिपेचुअल क्राइसिस इंस्टेबिलिटी रहेगी। प्रिपेचुअल क्राइसिस इंस्टेबिलिटी, जी इसका मीनिंग सुन लें कि एक एक्शन होगा, उसके बदले में रिएक्शन होगा, फिर उस रिएक्शन के बदले में फिर कोई रिएक्शन होगा, और उस रिएक्शन के बदले में फिर कोई रिएक्शन होगा। तो इस तरह से हम जो है वो एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन में जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे। नंबर 2, इसका दूसरा बड़ा रिस्क है, इसको बोलते हैं हेयर ट्रिगर। जी, हेयर ट्रिगर इन्वायरमेंट, ये टर्म होती है हेयर ट्रिगर इन्वायरमेंट। इसका मतलब ये होता है कि दोनों तरफ की जो मिलिट्री है, दोनों तरफ की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, वो हाई अलर्ट के ऊपर रहती हैं। ओके। जिसकी वजह से जो डेंजर है कि कोई भी मसला किसी भी वक्त क्रिएट हो सकता है, और सिर्फ क्रिएट नहीं हो सकता, वो एस्केलेट हो सकता है। यानी कि वॉर इज ऑलवेज ऑन द टेबल। और नंबर 3, इस तरह के वाकयात में अगर किसी पार्टी ने भी मिस इंटरप्रिटेशन कर ली तो फिर क्या होगा। अब ये मैं मिस इंटरप्रिटेशन बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इस दफा जो मिसाइल दोनों तरफ से मारे गए, अगर एक कंट्री ये परसीव कर ले कि ये जो मिसाइल आ रहा है ये न्यूक्लियर, लिमिटेड न्यूक्लियर कैपेसिटी को रखता है, और अगला कंट्री उसको जवाब में कोई न्यूक्लियर रिस्पॉन्स दे देता है, तो फिर क्या बनेगा। ओके। तो इसका मतलब है कि कोई इस तरह के वाकयात से मिस इंटरप्रिटेशन होने का, कोई एक्सीडेंट होने का खतरा जो है वो क्या रहेगा, वो मौजूद रहेगा। और चौथी चीज जो इसके साथ रिस्क इन्वॉल्व है वो ये इन्वॉल्व है कि कोई भी जो साउथ एशिया है, वो दोनों पार्टीज जो है वो न्यूक्लियर हैं। और आपको यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा कि जिन बच्चों ने एंड्रयू हेवुड की किताब ग्लोबल पॉलिटिक्स वो नहीं पढ़ी हुई, उसमें एक चैप्टर है न्यूक्लियराइजेशन पे, वो मैं अपने यूट्यूब पे हम अपलोड भी कर चुके हैं, उसकी नोट्स भी अवेलेबल हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। क्योंकि चीज जो न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ अटैच है वो ये कि ये रिस्ट्रेंट क्रिएट करता है। यानी कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, लोग कहते हैं कि वो फिर कन्वेंशनल वॉर में नहीं जाते। लेकिन इस दफा ये जो इंडिया का रिस्पांस था, वर्किंग बाउंड्री को क्रॉस करना, एलओसी को क्रॉस करना, इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करना और सिटीज और सिविलियंस को टारगेट करना, तो इस चीज ने रिस्ट्रेंट का जो आर्ग्यूमेंट है उसको डीलिजिटिमाइज हो जाएगा इससे। यानी कि आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है, या जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह का हो जाएगा कि भाई न्यूक्लियर जो है वो कोई नहीं चलने, तो या वो एक रिस्ट्रेंट कोई नहीं ला सकते, तो जो आपका दिल करता है आप दूसरे कंट्री के ऊपर क्या कर लें, वो आप कर सकते हैं। ओके। अब आते हैं, इस सारा आप देख लें कि हमने ये जितनी भी डिस्कशन की है, ये सारी की सारी जो इंडियन पर्सपेक्टिव है या इंडियन जो साइड है उसको हमने असेस किया। अब हम बात करते हैं कि सारे इशू को पाकिस्तान कैसे फ्रेम करता है। तो उसके लिए आई हैव ऑलरेडी गिवन यू अ वन वर्ड
कि पाकिस्तान की इसकी फ्रेमिंग ये है न्यू अबनॉर्मल की, ओके, और उसको फिर हमने एक्सप्लेन भी किया कि इंडिया उसकी लॉजिक क्या देता है और उसके साथ पोटेंशियल रिस्क जो हैं वो क्या इन्वॉल्व है। अच्छा जी, अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तान ने अटैक किया नहीं है, तो इसीलिए पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को आपने नाम देने रिस्पॉन्सिबल डेटरेंस, रिस्पॉन्सिबल डेटरेंस। और सिक्योरिटी स्टडीज, न्यूक्लियर स्टडीज के अंदर एक और वर्ड यूज होता है, रिस्ट्रेंट बाय डिजाइन। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका आपको जो या मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, तो उसके कमेंट सेक्शन में या जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो कुछ की टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशन, इनका मीनिंग वो उसमें ही एक्सप्लेन कर दूं, वो अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। रिस्ट्रेंट बाय डिजाइन। अब अगर मैं इसको, इसके लिए तीसरा वर्ड भी यूज कर लें आप, कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन, कैलिब्रेटेड रिटेलिएशन। These are the words which you have to use in exam when you talk about कि how पाकिस्तान responded। और अब आप देखिएगा कि लेटर ऑन ये जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स ही वजह बनता है पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल टर्न अराउंड की। अब इसको समझते हैं कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा था। तो सबसे पहले पाकिस्तान ने ऑफेंसिव नहीं किया, बल्कि आपने वर्ड यूज करना है कि पाकिस्तान वेंट फॉर डेटरेंस, जिस तरह हमने ऊपर भी बात की है। तो डेटरेंस के लिए पाकिस्तान ने जो पहला तरीका इस्तेमाल किया उसका नाम लिख लें, वो था डिनायल। डिनायल, डिनायल इज वन वे ऑफ डेटरेंस। इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान ने इंडिया की तरफ से होने वाले जितने भी हमले थे, इंडियन स्ट्राइक्स थे, उनको न्यूट्रलाइज किया थ्रू एयर डिफेंस और काउंटर फोर्स। अपना डिफेंस भी किया और फिर काउंटर फोर्स यूज करके, काउंटर अटैक करके पाकिस्तान ने इंडिया को डिनाई किया कि ये जो आप हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं दिस इज अनएक्सेप्टेबल। फिर डिनाइल नहीं किया, सिर्फ सेकंड चीज लिखे, ये भी टर्मिनोलॉजी है, पनिशमेंट। डेटरेंस थ्रू डिनाइल और डेटरेंस थ्रू पनिशमेंट। तो जो डेटरेंस थ्रू पनिशमेंट है उसके अंदर फिर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने भी इंडिया को बताया कि हम भी प्रिसाइज रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर सकते हैं, और पाकिस्तान ने किए। खास तौर पर वो जो मिजल्स थे, जो बड़े टारगेटेड, जी, जो बड़े टारगेटेड अटैक्स थे, जो जिस तरह इंडिया ने क्रेडिट लिया कि हमने बड़े प्रिसाइज अटैक किए, इसी तरह पाकिस्तान ने भी इंडिया की जो एयर बेसिस हैं या मुख्तलिफ इस तरह के स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उनको बड़ा प्रिसाइजली जो है वो क्या किया, वो अटैक किया। और तीसरी चीज इस सारे के अंदर एक और चीज भी हुई, और वो ये हुई कि इंडिया ने इमीडिएटली जो लॉस था अपना, ऑब्वियसली कोई भी जंग होती है तो उसमें कोई भी बंदा जो है, कोई भी पार्टी भी अब सीधा आके तो नहीं कहती ना कि देखो जी मुझे मार पड़ी है, मुझे उन्होंने बहुत मारा है, ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क लाइक। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जिद्दत का दौर है, चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। ओके, इंडिया छुपा के रखता एक और बात थी, बट इंडिया लाइड, एंड लाइड अबाउट व्हाट, लाइड अबाउट कि जी हमारा तो कोई तैयारा ही नहीं गिरा है, हमारा तो कोई कुछ नहीं गिरा है। और आपको पता है कि लेटर ऑन जब इंटरनेशनल मीडिया, ओके, और जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, वॉर के एक्सपर्ट्स हैं, व्हेन दे स्टार्टेड स्पीकिंग, तो पाकिस्तान को कुछ करना ही नहीं पड़ा, बिकॉज ऑल दोज इंटरनेशनल एविडेंसेस, ऑल दोज क्रेडिबल इंटरनेशनल सोर्सेस स्टार्टेड सेइंग अबाउट कि जी किसी ने कहना शुरू कर दिया 3 तैयारे गिराए हैं, किसी ने कहना शुरू कर दिया 4 गिराए हैं, किसी ने कहना शुरू कर दिया 5 गिराए हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो हमारे वो जो एयर सर्विसेज के वो जो ऑफिसर थे जिन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
तो ही फेमसली यूज द वर्ड 6-0 पीएफ वर्सेस आईएस, ओके 6-0। तो ये इट वाज अ काइंड ऑफ एक एक हमारा पूरे का पूरा ये दिस इज व्हाट इमेज की बात कर रहे हैं हम, कि जो इमेज डेवलप होना शुरू हुआ वो ये होना शुरू हो गया कि इंडिया जो है वो ऑब्वियसली एक तो इन्होंने पहले अटैक किए, एंड व्हेन दे हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड थ्रू डिनायल एंड पनिशमेंट, एंड नाउ दे आर लाइंग अबाउट एवरीथिंग, ओके। अब इस चीज का जो आउटकम है वो क्या हुआ, अब इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं कि पाकिस्तान के रिस्पांस का स्ट्रेटेजिक आउटकम क्या निकला, ओके। एंड दिस इज द मेन पॉइंट which will link you with the understanding कि why I am calling it a strategic turnaround. Number 1, पाकिस्तान ने इससे दुनिया को ये बात बता दी, इंडिया को भी बता दिया कि भाई हम डेटरेंस को रीस्टोर कर सकते हैं विदाउट गोइंग फॉर अ फुल फ्लेज वॉर। जी जी, रीस्टोर, जी जी, उसका पॉइंट वही बात की ना कि इंटरनेशनल जो सोर्सेज हैं उससे फिर इंडिया का एक जो मॉरल स्टांस है, एक इंडिया के ऊपर जो कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसने कोई डिप्लोमेटिक सपोर्ट हासिल करनी थी, तो व्हेन यू लाई टू द लीडर्स प्राइवेटली कि जनाब ये देखें पाकिस्तान ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, एंड व्हेन द रिपोर्ट कम्स तो फिर अगले लोग आपके ऊपर मिसट्रस्ट करते हैं कि दीज पीपल आर लाइंग टू अस, ओके। तो पाकिस्तान ने ये दुनिया को साबित कर दिया, और इसमें आपको मैं निकाल के दूंगा नोट्स के अंदर औरंगजेब साहब की कोट, वो जो एयरफोर्स के हमारे जवान थे, जिसमें उन्होंने वाजे तौर पर बताया कि पाकिस्तान हैड लॉक्ड अराउंड 20+ जेट्स ऑफ इंडिया, 20+ जेट्स। इसका मतलब है कि अगर पाकिस्तान वो 20 के 20 को हिट करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन उसको दुनिया में रिस्पेक्ट नहीं मिलनी थी। उसकी वजह कि आप फिर सिर्फ डेटरेंस रीस्टोर नहीं कर रहे थे, इसका मतलब था कि आपने इंडिया के ऊपर ऑफेंसिव कर दिए, एस्केलेशन कर दी है, ओके। ये लोगों की तरह नहीं होती स्टेट्स, ये मैं एक छोटा सा वैसे ही बच्चों को बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग जब इंडिविजुअली लड़ाई करते हैं या कोई फैमिली टू फैमिली लड़ाई होती है या वैसे कोई लड़ाई होती है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि आज फिर हम नहीं, या ये नहीं, मार देंगे, कर देंगे। तो जो स्टेट्स होती है ना, ये हमारी तरह नहीं होती, ये इमोशनल होती है, पर इतनी भी इमोशनल नहीं होती, ये बहुत रैशनल होती है। तो पाकिस्तान ने प्रिसाइजली जो 6 तैयारे टारगेट किए और अपने सारे बचाए, तो इससे सीधा सीधा ये पैगाम है कि भाई हम जंग के मूड में नहीं है, हम कोई इंडिया के ऊपर ऑफेंसिव नहीं खेल रहे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला होगा तो हमारे ऊपर जो है हमारा राइट है टू डिफेंड आवर सेल्फ। तो पाकिस्तान ने वाकई ही डेटर्स रिस्टोर की है विदाउट गोइंग टू अ फुल फ्लेज वॉर, क्योंकि फिर तो फुल फ्लेज वॉर हो जाती ना। इसी तरह नंबर 2 पे पाकिस्तान के रिस्पॉन्स को इंटरनेशनल, जी अपना अरिका, ऐसा ही नहीं होता जब लड़ाई होती है हमारे यहाँ अपना पाकिस्तानी कल्चर में, तो लोग कहते नहीं है कि बस आज तुम नहीं या मैं नहीं, तो स्टेट्स जो है वो इस तरह इमोशनल या इस तरह से वो नहीं बिहेव करती। तो पाकिस्तान के जो रिस्पॉन्स है उसको इंटरनेशनल दुनिया ने मेच्योरिटी, कंट्रोल और डिसिप्लिन का नाम दिया। मेच्योरिटी, डिसिप्लिन और कंट्रोल। उसकी वजह है कि ये जो लॉक किए गए थे ना 20 तैयारे, इनका इमेज, इनकी पिक्चर ये शेयर हुई है इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस ऑफ विद वेरियस कंट्रीज, जिसमें लोगों ने वाकई ही देखा कि ये ब्लफ नहीं कर रहे, बल्कि लिटरली पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, मतलब आप, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि आज तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के, जी जी, कि ड्यूरिंग द ऑन गोइंग वॉर किसी कंट्री की एयरफोर्स 24 आवर्स के लिए अंडरग्राउंड हो गई हो, ओके। एंड नाउ इट इज अ ओपन सीक्रेट कि इंडियन एयरफोर्स, ओके, वेंट अंडरग्राउंड फॉर 24 आवर्स। तो दैट शोज
कि पाकिस्तान जो है इफ वांटेड कुड हैव कॉज मोर डैमेज टू इंडिया, लेकिन पाकिस्तान शोड, और पाकिस्तान जो है उसका अल्टीमेट जो मैसेज था इसके थ्रू कि वी आर, ये बड़ा जरूरी है, ये पेपर में आप इसको हाईलाइट करिएगा कि वी आर आर रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, नंबर वन, और नंबर टू, पाकिस्तान विल डिफेंड इट्स सॉवरेनिटी नो मैटर व्हाट कम। यानी कि हम इंडियन कोई इग्रेशन या ब्लैकमेल जो है इसके आगे सरेंडर करना, अपनी सॉवरेनिटी को जो है वो अलाउ करना कि जी आप हमारी सॉवरेनिटी जो है उसको क्या कर लें, आके तो वायलेट कर लें। तो इस चीज का जो है वो पाकिस्तान ने सीधा सीधा क्लियर मैसेज दिया कि ऐसा नहीं होगा। ओके, और इस सारे आउटकम से, जी इस सारे आउटकम से पाकिस्तान जो है, हम इसको विक्ट्री नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान केम एज अ विक्ट्री, विक्टोरियस, बट पाकिस्तान केम आउट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट with more confidence, with more credibility, and reasserting that Pakistan cannot be taken for granted. और for India, Pakistan is not something कि जब आपका दिल करेगा तो you will just vent out your aggression or vent out your frustration on Pakistan. ओके अच्छा जी, अब जरा इस सारी स्टोरी को जरा लेके जाते हैं द वॉर ऑफ नैरेटिव्स में, क्योंकि ये तो एक्चुअल वॉर हुई ना, लेकिन उसके पैरेलल नैरेटिव्स की भी वॉर हुई। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने क्या क्या नैरेटिव बनाया। तो सबसे पहले आ जाए जी इंडिया के नैरेटिव के ऊपर। इंडिया ने इस चीज को कहा कि पाकिस्तान ने ये जो पॉलिसी बनाई हुई है ना न्यूक्लियर ब्लफ की, ये वर्ड यूज करेंगे आप, बिकॉज दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी एंड मैनी अदर ऑफिशियल्स, कि हमने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है, ठीक है, वो नहीं चलने दिया। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवाता है, और दहशतगर्दी करवाने के बाद वो दुनिया को जो है वो ये कहना शुरू कर देता है या हमें ये थ्रेटन करता है। जी वो थ्रेटन करता है। ओके, तो हम जो है वो इनकी इस बात के अंदर नहीं आएंगे कि ये आगे से हमें ये धमकी लगा दें कि हम आपके ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देंगे। तो इसीलिए फिर इंडिया ने ये नैरेटिव बनाया कि हम आपका न्यूक्लियर ब्लफ नहीं मानेंगे, बल्कि इंडिया ने ये कहा कि हमने इस सारे इन्वायरमेंट में भी, ये हमारी कामयाबी है कि हमने कन्वेंशनल जो वॉर है उसके थ्रू पाकिस्तान को रिस्पांस दिया, जिसको उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। तो उनके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर है वो एक सक्सेस है, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान की उस न्यूक्लियर जो ब्लफ है उसको खातर में ना लाते हुए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमला किया। अब ये इंडिया का रिस्पांस है। इसके जवाब में पाकिस्तान जो है उनका रिस्पांस थ्री फोल्ड है। पहला रिस्पांस कि पाकिस्तान ने किसी भी जगह पर किसी भी कंट्री के साथ ये मैसेजिंग नहीं की कि जी पाकिस्तान जो है वो कोई न्यूक्लियर अटैक कर देगा। ओके, हाँ एक काम पाकिस्तान ने जरूर किया, एक मिसाइल है हमारा जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वॉरहेड जो है उसको ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है, और वो है अल नसर। तो पाकिस्तान ने सिर्फ उसकी मोबिलाइजेशन की, ठीक है। तो उसकी वजह से ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ओपनली ये कह दिया हो कि वी आर गोइंग टू अटैक इंडिया विद न्यूक्लियर वेपन्स। दूसरा काम पाकिस्तान ने जो इस रिस्पांस में कहा है कि ये जो इंडिया का ये मेथड है ना कि कन्वेंशनल और लिमिटेड जो वॉर है, जैसे ये प्रीएम्प्टिव एयर स्ट्राइक्स आप कर रहे हो, तो ये आप किसी कंट्री की सोवरेनिटी ब्रीच कर रहे हो। तो जब आप किसी कंट्री की सोवरेनिटी ब्रीच करेंगे तो इसका मतलब है लाइक एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी और पाकिस्तान मस्ट एंड शुड रिस्पॉन्ड। तो पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है,
पाकिस्तान ने कोई इंडिया के ऊपर जो है वो किसी किस्म का ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया है, बल्कि बड़ी मेच्योर, जी, बल्कि बड़ी मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल जो है वो क्या की है, जी, वो जी, अल नसर। तो बड़ी मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान ने उसका जो है वो रिस्पॉन्स दिया। और तीसरी और सबसे अहम बात, जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये कहता है कि ये वॉर जो है ये हमने इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से रोकी है। ये बड़ा फेमस पॉइंट है ना, आपको पता लग गया ना, क्योंकि ट्रंप ने फॉर वेरियस रीजंस ये पॉइंट जो है इसको कम से कम भी कोई 40,000 दफा क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। ऐसा ही है ना, वो सुबह उठता है, दोपहर को उठता है, शाम को उठता है, वो जाने लगता है, वो आने लगता है। मतलब मुझे तो लगता है वो उसने कोई टाइमिंग बनाई हुई है, ठीक है, कि हर 2-3 घंटे के बाद मैंने ये जरूर कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया जो थे वो एक न्यूक्लियर पावर्स है और वो एक जंग हो सकती थी। तो मैंने जनाब मुदाखलत करके, तो मैंने जो है वो क्योंकि अपना क्रेडिट लेना चाहता है, वो अपने उसके अपने जो है वो इंटरेस्ट है। तो अब इंडिया जो है वो इस पॉइंट के ऊपर नहीं आने को तैयार है, क्योंकि अगर वो ये कबूल करे कि इंटरनेशनल मीडिएशन जो है, जी बिल्कुल, कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल इंटरवेंशन की वजह से उसने ये सारा मामला खत्म किया है, उससे फिर क्या होता है कि वो जो उनका ऑपरेशन सिंदूर है, फिर उसकी वो जो कहते हैं कि सक्सेस है, वो क्रेडिबल नहीं रह जाती। क्योंकि अगर आप लड़ाई कर रहे हैं तो फिर या तो आप अपने टैक्टिक्स के थ्रू, जी जी, या तो आप अपने टैक्टिक्स और वॉर के थ्रू पाकिस्तान को सरेंडर करा देते या फोर्स कर देते, तो फिर तो ठीक था। लेकिन पाकिस्तान तो रिटेलिएट कर रहा था, और जो उसको जवाब, जो उसके ऊपर चीजें आ रही थी, पाकिस्तान उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली रिस्पॉन्ड कर रहा था। ओके, तो दिस इज हाउ दिस, जो कह लें कि वॉर ऑफ नैरेटिव्स है। लेकिन पाकिस्तान इज स्टिक विद दिस। पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने साउथ एशिया जो है उसको किसी बड़े, कह लें कि किसी साने से या किसी और चीज से जो है वो क्या किया है, वो बचा लिया। डन। अच्छा जी, अब ये हो गया इस सारे इशू का, इवेंट का एनालिसिस। अब आते हैं कि इस चीज की वजह से इंप्लीकेशंस क्या हुई हैं या होंगी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी और इन टर्म्स ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, तो वी विल जस्ट टेक टू, जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होता, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम, क्योंकि अभी हमने इसका, अपनी स्टेटमेंट का कॉन्टेक्स्ट, बैकग्राउंड बिल्ड किया है, फैक्ट्स बिल्ड किए। ओके, अब हम उसके पार्ट 2 के ऊपर आ रहे हैं कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस फॉर पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। जी, शैल वी रिज्यूम। अब्दुल मालिक जी, मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स की किताब पब्लिश हो चुकी है और वो अवेलेबल है। आप प्लीज़ जाविया का जो नंबर है उस पर मैसेज कर दें, या आप कहीं भी, मैं ये शेयर कर देता हूँ आपके साथ। जी, ये आ गया नंबर, तो आप इस पर रब्ता कर लीजिए, तो यू विल गेट योर बुक जो इस्लामिक पॉलिटिकल थिंकर्स की हमने डेवलप की है। ठीक है, चलें जी, तो अभी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये फिक्रा आपके पेपर में जरूर रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी को एक रिएक्टिव पोस्चर से निकाल के, फ्रॉम रिएक्टिव पोस्चर टू कैलिब्रेटेड मल्टी डोमेन, जी, फ्रॉम रिएक्टिव पोस्चर टू कैलिब्रेटेड टू मल्टी डोमेन डेटरेंस स्ट्रेटजी। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी अब मल्टी डोमेन डेटरेंस स्ट्रेटजी की तरफ जो है वो मूव की है। ओके, तो अब इस थीसिस स्टेटमेंट के साथ हम पहली चीज सीखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंप्लीकेशंस हुई है।
तो सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान के लिए हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान ने अब वंस एंड फॉर ऑल अपनी जो डेटरेंस की क्रेडिबिलिटी है उसको स्ट्रेंथन किया है। ओके, कि पाकिस्तान जो है अगर उसके ऊपर इफ अटैक्ड, पाकिस्तान हैज पोटेंशियल एंड कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनी चैलेंज। जी, और पाकिस्तान, although Pakistan is a nuclear state, but Pakistan will never ever threaten someone or use of nuclear weapons against any such domain। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी की जो डॉक्ट्रीन है वो इवॉल्व हो गई है इस चीज से। डॉक्ट्रिनल एवोल्यूशन इसको लिख सकते हैं आप, डॉक्ट्रीन एवोल्यूशन और डॉक्ट्रिनल एवोल्यूशन। तो ये मैं पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान जो है वो अब मल्टी डोमेन डेटरेंस स्ट्रेटजी, या इसके लिए एक और वर्ड भी आप लिख लें, इसकी भी जो मेरे पाक फेयर वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने न्यूक्लियराइजेशन वाला जो हमारा लेक्चर है उसमें इन टर्म्स की डिटेल पढ़ी हुई है, बट आई विल शेयर अगेन विद ऑल ऑफ यू जो नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे ना। फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, जी, फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस विद रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रेंट, विद रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रेंट। यस, 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 ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फ्रॉम मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस टू फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस। जी, नंबर 3, एक और चीज जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो हुई है कि अब हमें इस चीज का ख्याल करना पड़ेगा और ज्यादा कि जो हमारी होमलैंड सिक्योरिटी है यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान को एक और अच्छा ये टाइमली पता चला है कि भाई हमें साइबर रिजिलियंस क्रिएट करनी पड़ेगी और स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तान को अपना सिविल डिफेंस और बेहतर करना पड़ेगा और इंप्रूव करना पड़ेगा ताकि हम इन चीजों के लिए रेडी रहें। ओके, जी, और चौथी चीज जो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हुई है कि अब पाकिस्तान का जो थ्रेट परसेप्शन है वो इंडिया के दोबारा अटैक से यानी कि 2019 के बाद 2025 में, तो अब पाकिस्तान का थ्रेट परसेप्शन जो है ऑफ इंडिया वो बहुत हाई लेवल पे चला गया है। बिकॉज एक बहुत ज्यादा बार ये बात हो चुकी है, और ये पॉलिसी पंडित जो हैं, ये हम लोग जाते हैं ना इंटरनेशनल ये कोई सी कॉन्फ्रेंस में या हमारी जो लोकल कॉन्फ्रेंसेज होती है, तो वहां पे बड़ी स्ट्रांगली बड़े बड़े लोग, क्रेडिबल लोग ये बात करते हैं कि जो लोग ये समझते हैं कि इंडिया कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा, दे आर मिस्टेकन। इंडिया दोबारा करेगा, करने की सलाहियत रखता है और वो इस चीज को करेंगे। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान जो है वो ऑब्वियसली अब इसमें आप थोड़ा सा ये भी ऐड कर दें कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है उस पे हम ऑलरेडी मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर लड़ रहे हैं। वहां पे स्मगलिंग का मसला है, वहां पे टेररिज्म का मसला है, वहां पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स का मसला है, फिर अभी तालिबान गवर्नमेंट के साथ हमारे कुछ इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो ईस्टर्न बॉर्डर है, ठीक है, वो अब फर्दर उसकी जो सिग्नलिंग है वो बड़ी हाई लेवल पे चली गई है। जी, अब आते हैं जरा कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान जो है उसको क्या इंप्लीकेशंस आ रही हैं। तो पहली चीज जो पाकिस्तान के हवाले से आपने याद रखनी है वो है कि ग्लोबल नैरेटिव का शिफ्ट आया है और ये विजिबल है। मैं उसमें आपको एक छोटी सी यहां एनालॉजी ड्रॉ करके देना चाहता हूं ताकि आप पेपर में लॉजिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव रहे। सिर्फ हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने की सिर्फ जरूरत नहीं है। नंबर 1, आपको याद होगा इस खित्ते में वॉर ऑन टेरर हो रही थी। जी, वॉर ऑन टेरर हो रही थी और यूएसए
सॉरी, वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व था, और पाकिस्तान जो था वो एक हॉट सीट पे था। और हॉट सीट से ये मुराद है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का वर्ड वाज लिंक्ड विद टेररिज्म। तो इस सारे सिनेरियो में आपको पता है कि इंडिया जो है उसकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी यूएस के साथ। तो इंडिया क्या कर रहा था, वो जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट बना हुआ था, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म, यानी कि एवरीवेयर इट वाज टेररिज्म, एवरीथिंग वाज टेररिज्म। तो इंडिया के लिए बहुत आसान था कि वो जो भी अटैक हो रहा है इंडिया के अंदर, कोई टेररिस्ट अटैक हो रहा है, कोई नॉन स्टेट एक्टर्स कर रहे हैं, कोई भी कर रहा है, तो वो क्या करते थे, दे वुड ब्लेम पाकिस्तान। और यूएस जो था वो भी एक डिप्लोमेटिक सी स्टेटमेंट इशू कर देते थे जो शो करता था, इसके लिए आपने एक वर्ड यूज करना है, स्ट्रेटेजिक बायस। जी, स्ट्रेटेजिक बायस। तो वो आपको पता है यूएस की है, थी टुवर्ड्स इंडिया। तो उस स्ट्रेटेजिक बायस की वजह से पाकिस्तान जो था वो इस सारे मामले पर अपोलोजेटिक हो जाता था, ओके, टेररिज्म को लेके। लेकिन अब की दफा क्या हुआ है, अब की दफा ये हुआ है कि मोदी साहब ने, इंडिया ने सेम जो उनकी स्क्रिप्ट है उसको रिपीट करने की कोशिश की। मसलन पहलगाम हुआ, इमीडिएटली सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन स्टार्ट हो गई ब्लेमिंग पाकिस्तान। उसके फौरन बाद इंडियन स्टेट जो थी उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर अटैक हो गया। तो इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका ये जो सपोर्ट है, अपना उनका ये जो एक्शन है, ये डिप्लोमेटिक इंडोर्समेंट हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। यानी कि इंडिया विल बी एबल टू परसुएड ऑल द रीजनल एंड ग्लोबल पावर्स कि देखें जी, देखें पाकिस्तान जो है ये तो दहशतगर्दी है, और ये तो कुछ बाज ही नहीं आ रहे, और हमें इनको सबक सिखाना पड़ेगा। अच्छा, अब इधर से एक और चीज भी आप ऐड कर सकते हो कि जो इसराइल का पोस्चर है टुवर्ड ईरान, टुवर्ड गजा, टुवर्ड अभी उसने कतर पे भी अटैक किया, तो इस चीज से इंडिया ने भी एक इंस्पिरेशन ली कि अगर हम पाकिस्तान को कुट लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया जो है वो हमारे हमारे साथ खड़ी होगी, और पाकिस्तान की रीब्रांडिंग होगी कि पाकिस्तान जो है ये एक टेररिस्ट स्टेट है और ये टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है। और अगर ये वॉर ऑन टेरर का जमाना होता तो मेरा ख्याल है ये ऐसा ही होना था, ये मेरी अपनी असेसमेंट है कि ऐसा ही होना था। लेकिन अब जरा ऐसा क्यों नहीं हुआ, यानी कि ये ग्लोबल नैरेटिव में जो शिफ्ट आया है और इंडिया की बात जो है उसको क्यों नहीं माना गया, उसमें सबसे पहली चीज तो ये कि जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है, पर्टिकुलरली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो अब वॉर ऑन टेरर खास तौर पर 2020-22 के अंदर जब यहां से वो हुआ, अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल हुआ, तो ये विड्रॉल नहीं था, बेसिकली ये अमेरिका का एक अपना शिफ्ट भी था। ठीक है। नंबर टू, जिसकी वजह से इंडिया की जो बात है उसको तस्लीम नहीं किया गया, वो है अपना इंडिया की जो अपनी इमेज है और क्रेडिबिलिटी है, उस वजह से। उसकी वजह, इसमें तीन फैक्टर्स आएंगे कि इंडिया का इमेज दुनिया की नजरों में कैसे बना है। पिछले 15 साल से, तकरीबन 10 साल से, मोदी साहब जो हैं वो एक हिंदुत्व बेस्ड एग्रेसिव नेशनलिज्म परसू कर रहे हैं, ओके। और उसके नतीजे में इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी राइट्स की सप्रेशन है, और इंडिया का इमेज एज अ हिंदू स्टेट जो डेवलप हुआ है, तो लोग देखते हैं ना कि मोदी जी जो हैं, इन्होंने 2019 का वो जो हमला किया,
उसकी वजह से इनको इलेक्शंस के अंदर फायदे हुए, नुकसान हुए। इसी तरह अभी 2025 में अगर आप करेंगे, कर रहे हैं, तो यू आर अगेन प्लेइंग विद द फायर, यू आर अगेन बिहेविंग लाइक अ रीजनल एग्रेसर। और तीसरी चीज जो इन लोगों ने अपना जो कॉपरेशन था पाकिस्तान का, उसको लेने से इनकार किया, और किसी भी इंटरनेशनल पावर को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इन्होंने ब्लेम गेम की, और ब्लेम गेम के नतीजे में पाकिस्तान के ऊपर अटैक भी कर दिया। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि हम जाएंगे, हम मार के वापस आएंगे और कोई मसला नहीं होगा, और दुनिया हमें अप्रिशिएट करेगी कि वेरी गुड भाई, इंडिया तो एक ऐसी स्टेट है जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रही है। लेकिन ये सारी चीजें जो है ये इंडिया के फेवर में नहीं थी। इस वजह से फिर इस टाइम दुनिया ने किसी भी मौके पर, आप देख लें जब से ये वाकया हुआ है, किसी भी स्टेट, इवन जो हमारी लोकल स्टेट्स हैं, रीजनल स्टेट्स हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव, बांग्लादेश, ओके, द स्मॉलर स्टेट्स, इवन उन्होंने भी इंडिया को इस सारे उसके ऊपर पाकिस्तान के अगेंस्ट वो इस्तेमाल नहीं हुए। उन्होंने इन चीजों को उस तरह से इंडोर्स नहीं किया जिस तरह से इंडिया चाह रहा था। बाकी यूरोपियन यूनियन, ओके, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कहीं से भी पाकिस्तान को इस सारे वाक्य के अंदर कोई भी किसी किस्म की कोई धमकी, कोई एग्रेशन, किसी किस्म का कोई ब्लेम वो सामने नहीं आया। तो पाकिस्तान जो है उसके इमीडिएटली फिर नंबर 2 पे आ जाए। ये हो गया नंबर 1। जी, नंबर 2, एक वर्ड है लेवरेज का। तो जब पाकिस्तान ने इंडिया को हम्बल कर दिया तो पाकिस्तान को लेवरेज मिल गई कि अब पाकिस्तान जो है वो जो ग्रेट पावर्स हैं दुनिया की, उनकी जो पॉलिटिक्स है उससे आउट नहीं हुआ, बल्कि रेलिवेंट हो गया। ड्यूरिंग माई पीएचडी हमारी जो मैम है फॉरेन पॉलिसी की, तो शी गेव अस एन आर्टिकल। तो उस आर्टिकल में एक टर्म मैंने पढ़ी, वो मैं बच्चों के साथ करता होता हूं थोड़ी बहुत शेयर, और वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल पावर इन इंटरनेशनल रिलेशंस। एक और से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ मिडल पावर, मेरे लिए भी ये नया था। तो व्हेन आई रेड दैट आर्टिकल, तो फिर मैंने उस आर्टिकल का जो सब्सटेंस है, अब वो मैं करंट अफेयर या पाक अफेयर में बच्चों को या पोल्स जहां भी इसकी जरूरत होती है मैं वो जरूर सिखाता हूं। मिडल पावर इंटरनेशनल रिलेशंस में उस पावर को कहते हैं जो इतनी कमजोर भी ना हो कि उसको बॉदर ही ना किया जाए, और वो इतनी ताकतवर भी ना हो कि वो सुपर पावर कहलाए। नंबर 1। नंबर 2, मिडल पावर उस पावर को कहते हैं जिसके अंदर जो स्टेट होती है वो खुद को परसीव करती है कि भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं, और मुझे इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये चीज जो है ये उस आर्टिकल में लिखी थी कि पाकिस्तान ने जैसे ही अपनी इंडिपेंडेंस हासिल की, तो पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से, क्योंकि उस टाइम कोल्ड वॉर चल रही थी, तो पाकिस्तान बिकेम रेलिवेंट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन देयर डिफेंस अगेंस्ट कम्युनिज्म और यूएसएसआर। तो पाकिस्तान ने वेस्ट की तरफ अपना जो वजन है वो डाला। फिर उसके बाद हम इंडिया से वॉर्स को सरवाइव कर गए, इनिशियल वॉर्स को सरवाइव कर गए। फिर तीसरी चीज, कोल्ड वॉर के दौरान पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री बन गया कि थ्रू पाकिस्तान चाइना और यूएस, आपको पता है बड़ा फेमस विजिट है हेनरी किसिंजर का
टू चाइना, जो फैसिलिटेटेड बाय द पाकिस्तान था। दिस वाज द पीक टाइम ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। फिर अफगान जिहाद में, ओके, फिर हम न्यूक्लियर हो गए, फिर वॉर ऑन टेरर में, और इसकी लेटेस्ट जो मिसाल है वो बहुत मजेदार है, और वो ये है कि जब ईरान का, जी जी जी, वो तो फिर जारी बात है ना, वैसे इन सब चीजों की इंप्लीकेशंस तो हुई ना, लेकिन मैं इसीलिए वर्ड यूज किया, सेल्फ परसीव्ड। ये मिडिल पावर का स्टेटस किसी दुकान से नहीं मिलता, ये आपको खुद ही देना पड़ता है खुद को। तो कहने का मकसद है कि पाकिस्तान हैज ऑलवेज परसीव्ड हर सेल्फ एज अ मिडिल पावर। ये तो मैं उसकी एविडेंस दे रहा हूं ना, कि किन किन मौकों के ऊपर जो है वो पाकिस्तान जो है वो इस सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रेलिवेंट रहा। लेकिन जब ईरान, इसराइल और यूएस, ये अभी लेटेस्ट जो इनके दरमियान एपिसोड्स चल रही थी, तो इट वाज द पाकिस्तान whose counsel and consultation was consulted by the president of the United States of America। और आपने वो जो उनकी ट्वीट थी, वो मैं लगाऊंगा अपने नोट्स में भी, अमेरिकन प्रेसिडेंट की ट्वीट उसके फौरन बाद जो मीटिंग के बाद हुई, आप उसकी लैंग्वेज देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये लैंग्वेज डोनाल्ड ट्रंप की लैंग्वेज नहीं है। यानी जो टिपिकली वो लैंग्वेज बोलता है ना, ठीक है, वो लैंग्वेज नहीं थी उसके अंदर। तीन चीजें जो मैं आपको चाहूंगा, जो वहां से मैंने सीखी है, कि शायद जो ट्रंप है उसके पास सारी ब्रीफिंग थी कि इसराइल क्या कर रहे हैं, ईरान क्या कर रहे हैं, ईरान क्या कर सकते हैं, सारी ब्रीफिंग थी उसके पास। लेकिन इस सारे स्टैंड ऑफ में ईरान का जो पर्सपेक्टिव है कि ईरान इस सारी चीज को कैसे देख रहा है, और ईरान कितना बड़ा डेंजर बन सकता है, और कितना बड़ा, क्या अमेरिका को इसका हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान की ब्रीफिंग थी, ओके, वो जो पाकिस्तान की तरफ से ईरान के ऊपर इनपुट दिया गया, दैट वाज वेरी जो है वो क्या कहते हैं वैल्यूएबल, क्योंकि दैट एक्चुअली कन्विंस द ट्रम्प कि यूएस शुड नॉट बिकम द डायरेक्ट पार्टी टू ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ओके, दूसरी चीज जो उसमें उन्होंने स्टैब्लिश की, कि जो पाकिस्तान के मशवरा उन्होंने, जी जी जी, पाकिस्तान के से जो मशवरा लिया उन्होंने, या जो भी डिस्कशन हुई, उससे ये लगता है कि पाकिस्तान और यूएस के दरमियान एक बड़ा डीप किस्म का जो कॉपरेशन और कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो गया। यानी कि वो जो मिसट्रस्ट है, अब इसको आप एग्जांपल भी दे सकते हो कि जब 2011 में एबटाबाद ऑपरेशन हुआ और उसामा बिन लादेन जो है उसकी वो यहां से रिकवरी हुई, तो अगर आप उस टाइम के साथ इसको अटैच करें, तो मेरा ख्याल है नाउ वी शुड राइटली से दैट कि पाकिस्तान जो है वो इज इन क्लोज कॉन्फिडेंस विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल। और तब पाकिस्तान के साथ ये मुतालबा आता था, डू मोर डू मोर डू मोर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान हैज मूव्ड फ्रॉम डू मोर टू नो मोर फॉर द मोमेंट। ओके, तीसरी चीज, अभी आपने सऊदिया की बात कर दी, मैं उसकी तरफ जरा डेवलप हो रहा आ रहा था, कि अभी इस सारे सिनेरियो के बाद पाकिस्तान और केएसए के दरमियान जो डिफेंस पैक्ट हुआ है, ओके, तो ये एक अलग से पूरा इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लेक्चर रख रहे हैं कि पाकिस्तान केएसए का जो ये डिफेंस पैक्ट है, इसको हम, जी, इसको हम डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लेक्चर में आप लोगों ने इसको यूज करना है कि पाकिस्तान का रोल इन दिस इंटायर, जी, इन दिस इंटायर एपिसोड, और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट विद केएसए, ये चीज, और ये चीजें जो हैं ये क्या कर रही हैं, ये पाकिस्तान का रोल इन द इंटरनेशनल, केएसए मींस किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, जी, ये सारी चीजें जो हैं ये पाकिस्तान का, जी जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान का स्टेटस एज अ इंटरनेशनल मिडिल पावर वो रीस्टोर कर रहा है। ओके, और इसी वजह से फिर आप इसको लिखेंगे कि पाकिस्तान ने
फिर अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर वो चीज अब पाकिस्तान, जी, पाकिस्तान एक बहुत बड़े प्रॉब्लम में हिस्टोरिकली रहा है। पाकिस्तान पे ये इल्जाम लगता था या पाकिस्तान का एक मसला रहा है कि ये ना अपनी पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को, वो पुटिंग ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट, तो वो वाला काम करता था पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जो है उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है, नाउ पाकिस्तान इज नेविगेटिंग मल्टीलैटरल अपॉर्चुनिटीज, मल्टीलैटरलिज्म, ओके, मल्टीलैटरल फॉरेन पॉलिसी डिविडेंड्स। इसमें आप एविडेंस दें, चाइना के साथ पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है वो डीप हुआ है, ओके। पाकिस्तान रशिया के साथ वो जो एक हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट है उसमें से बाहर आया है, ओके। नंबर 3, जो रीजनल पावर्स हैं, जो स्मॉलर स्टेट्स हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। जैसे बांग्लादेश है, तो इंडिया ने हिस्टोरिकली बांग्लादेश, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली हमेशा इंडिया के साथ रह के ही आइसोलेट करने में अपना रोल प्ले करता था। लेकिन अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है दे आर इन वेरी गुड कनेक्शन एंड दे आर इन वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह पाकिस्तान, टर्की, आजरबाईजान, इन तमाम कंट्रीज के विजिट हुए हैं, वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज मैनिफेस्ट हुई है, ओके, और जो इनकी डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान विन कर रहा है, तो ये दिस इज समथिंग जो पाकिस्तान और यूएस जो है, ठीक है, उसके साथ भी ऑब्वियसली पहले एक बात होती थी कि जी पाकिस्तान यूएसए की सपोर्ट कर रहा है, तो अब हमने चाइना को जो है वो क्या कर दिया, अबंडन कर दिया। तो यहां पे आप पाकिस्तान की जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनकी एक कोटेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, जिसमें उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर ये कहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक पावर को विन करने के लिए दूसरी जो पावर है उसको नाराज जो है वो नहीं करेगा, ओके। जी, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन इसकी वजह से चौथी चीज जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा, और वो ये है कि पाकिस्तान को अब अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कश्मीर का जो इशू है इसको रीब्रांड करने का, रीफ्रेम करने का और रीस्ट्रेटेजाइज करने का एक मौका मिला है कि दुनिया को बताएं कि कश्मीर का मसला हल नहीं होगा तो फिर ये सारे प्रॉब्लम चलते रहेंगे और एक ना एक दिन न्यूक्लियर जो लड़ाई है वो होगी, और इसी तरह इंडिया जो है वो एग्रेशन और ब्लेम गेम पे चलता रहेगा। तो इसलिए इंडिया को अब पाकिस्तान प्रोजेक्ट कर रहा है कि ये मसला ईगो का मसला नहीं है, ये मसला ह्यूमन सिक्योरिटी का मसला है, ये उन लोगों की लाइफ का, जान का मसला है। तो नाउ पाकिस्तान कैन पिच कश्मीर एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी डायलेमा, एज अ ह्यूमन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ताकि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो फिर इसको डील करने में, इसको हल कराने में क्या रहे, वो जो है वो इसका सोल्यूशन निकाले। डन होगी जी बात, ओके। अब ऑब्वियसली ये जो जियोपॉलिटिकल टर्न अराउंड हुआ है इसके अंदर एक चीज जो आप एंड पे सजेस्टिबिलिटी भी दे सकते हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को एक मशवरा दे दे कि जो सिक्योरिटी का वर्ड है, नेशनल सिक्योरिटी, इसको एलीट सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, इसको पीपल सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि दोनों तरफ की जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट, ब्यूरोक्रेटिक एलीट, मिलिट्री एलीट, वो कहते हैं कि जी न्यूक्लियर वेपन्स ले लो, नए वेपन्स बनाओ, नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, सब कुछ करो तो डेटरेंस आ जाएगा। और उनका ये पर्सपेक्टिव है कि डेटरेंस से स्टेबिलिटी आती है। यस, डेटरेंस से स्टेबिलिटी आती है, लेकिन वो एलीट्स के लिए आती है। लेकिन जिन लोगों ने इस दफा ये वॉर एक्सपीरियंस की है, आपने, मैंने, इंडिया के लोगों ने, खास तौर पर वो लोग जो बॉर्डर के करीब थे, खासकर वो लोग जिनके एरियाज में ये सिचुएशन बनी, तो पाकिस्तान और इंडिया दोनों को देखना चाहिए कि हमारी दोनों तरफ की जो लोग हैं उनकी लिव्ड रियलिटीज क्या है,
और लिव्ड रियलिटीज क्या है? लिव्ड रियलिटीज ये है कि लोगों ने ट्रॉमा फील किया, लॉस होता है, खास तौर पर वो वाले इलाके, ठीक है, वो वाले एरियाज जो पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं, जो बेचारे डायरेक्ट उस फायरिंग का, उस सारे मसले का डायरेक्ट विक्टिम बनते हैं और वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो है उसमें रहते हैं। ओके, यस, जो एयरपोर्ट और एयर बेसिस के साथ जो लोग रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप सिक्योरिटी का जो नैरेटिव है दोनों कंट्रीज, वो इगोइस्टिक और एलीट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, वो पीपल ड्रिवन होना चाहिए कि दोनों तरफ लोग हैं। ओके, और दूसरी चीज जो आपने बहुत ज्यादा पेपर में भी आप फोकस कर सकते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को ये चीज जेन में रखनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन बहुत फेवरेबल होती है नॉन स्टेट स्पॉयलर्स के लिए। ओके, कि अगर अब ये जो मिसट्रस्ट का एक एनवायरनमेंट है, खुदा न खास्ता इसके अंदर अगर कोई भी नॉन स्टेट एक्टर इसको यूज करना चाहे, मिस यूज करना चाहे, और वो कोई टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हो जाए, जिस तरह वो ट्रेन वाला हुआ या पहलगाम की सूरत में हो जाए जो इंडिया में हुआ, तो ये हाई टाइम है कि आप लोग आपस में डिप्लोमेसी की तरफ आए, ओके, टॉक्स की तरफ आए, रिस्ट्रेंट की तरफ आए, ओके, और अपने दरमियान जो पोटेंशियल है ट्रेड का, उसको मटेरियलाइज करें। और अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था कि ये सारी चीजें किस तरह से देखनी है, तो अभी कल का इसमें ऐड कर लें कि जो आपके सिख यात्री आते हैं पाकिस्तान में, ये जो आपका एक एक रिलीजियस कह लें कि एक आपकी वो है, टूरिज्म है। ओके, तो जो उनको अभी रोका गया इंडिया की तरफ से, तो इसका मतलब है कि डिप्लोमे अपना ट्रेड की सूरत में, कल्चर की सूरत में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की सूरत में, न्यूक्लियर साउथ एशिया ये कभी भी लोगों को तरक्की की तरफ नहीं लेके जाएगा। तो बोथ कंट्रीज मस्ट एक्सेप्ट, give chance to diplomacy, give chance to trade, give chance to people cultural interaction, and not allow the non-state actors to take benefit and plunge Pakistan or India into the war. क्लियर होगी बात स्टूडेंट्स? दैट्स इट। ये मैंने 20 मार्क्स के एतबार से एक फुल फ्लैज जो टॉपिक है वो कवर किया है। तो 2 से 3 चीजें आप लोग नोट कर लें। नंबर 1, इंशाल्लाह आज या कल तक ये इसके जो नोट्स होंगे वो भी हम यूट्यूब पे जब ये वीडियो डालेंगे ना, तो उसके कमेंट सेक्शन में इसके नोट्स जो हैं वो वहां पे अवेलेबल होंगे। दूसरा, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, उसकी ई बुकलेट वो भी इंशाल्लाह बस इसी वीक में पब्लिश हो जाएगी, तो वो भी आप लोग, वो भी फ्रीली अवेलेबल होगी। तो उसमें आपकी जो एग्जिस्टिंग तैयारी है उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको वहां से मिल जाएंगे, वो आप ऐड करें, कुछ नई बातें होंगी, कुछ रिपीट होंगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रेडीमेड चीज आपको मिल जाती है, ठीक है। और तीसरा ये है कि है, ठीक है, इसके ऊपर अगर किसी भी बच्चे को कोई फर्दर रीडिंग का मटेरियल भी चाहिए होगा तो वो भी आप बता दीजिएगा, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज है ना जहां से मैंने पढ़ा है या चीजें की हैं, तो फिर वो इस तरह कोई एक आधी रीडिंग अगर किसी को चाहिए भी होगी तो वो फिर हम उसको निकाल लेंगे। डन होगी बात, ठीक। और इनशाला ये, जी जी जी, तो इनशाला अब इसके रेलिवेंट जो है हम फर्दर जो है वो क्या कहते हैं डिस्कशन टॉपिक्स पे और भी करते रहेंगे। जो बच्चे नए हैं यानी कि जिनका हमारा पहले इंटरेक्शन नहीं है, तो आप लोग ये एडमिन का नंबर ले लीजिएगा, ताकि कोई इशू हो, कोई चीज़ मंगवानी हो तो फिर आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग, ठीक है, एंड आई होप कि इट डज नॉट वेस्ट योर टाइम, दैट इन नियरली 1 आवर और 1.5 आवर, ठीक है, वी हैव कवर्ड वन टॉपिक जो कि रेलिवेंट है करंट अफेयर और पाक अफेयर के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।